मैं हूँ अखिलेश कुमार सिंह। आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वर्सेस आर का ग्राफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के दोनों में आपस में क्या रिलेशन होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट इसमें अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ में ये है कि हम कूलम्ब के नियम को कब लगा सकते हैं, कब नहीं लगा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि यह जो कूलम्ब का नियम है वह बिंदु आवेशों के लिए वैलिड होगा। अगर वो आवेश बिंदु आवेश नहीं है तो वहां पे हम कूलम्ब के नियम को नहीं लगा सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर दोनों आवेश गति की अवस्था में होंगे तब हम वहां पर कूलम्ब का नियम नहीं लगा पाएंगे। थर्ड ये है कि अगर उनमें से कोई गति की अवस्था में हो और दूसरा रेस्ट में हो, यानी कि एक मोशन में हो एक रेस्ट गति में स्थिर हो, तो वहां पर भी हम कूलम्ब का नियम लगा सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियम की सीमाएं क्या क्या है। तो ये हम बोल सकते हैं कि यदि आवेश गति की अवस्था में है, यह दोनों आवेश गति की अवस्था में होगा तो वहां पे हम कूलम्ब के नियम को नहीं लगा सकते। यदि उनमें से एक आवेश गति कर रहा है दूसरा स्थिर है तो वहां पर कूलम्ब का नियम लगा सकते हैं। थर्ड रूल ये है कि यह केवल पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु आवेश के लिए वैलिड होगा। तो इसको आप लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कूलम्ब के नियम के अनुसार अगर हम अगर दो चार्जेस होगा तो वहां पे हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना सीख चुके हैं कि कैसे लिखते हैं। लेकिन यदि 2 से 3 या 4 5 या मान लेते हैं कि कोई एल सिस्टम चार्जेस दे रखा है Q1 Q2 Qn-1 Qn, तो उसको उनके बीच जो बल लगेगा किसी एक आवेश पर बाकी सब आवेश के कारण, किसी एक चार्ज पर अदर चार्जेस के कारण जो बल लगेगा वो कितना होगा। तो इसको हम ऐड कैसे करेंगे, तो इसको ऐड करने के क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे देखते हैं। इसको बोला जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। मान लेते हैं कि एन सिस्टम का एन सिस्टम चार्जेस है जिनके जो आवेश है वो Q1 Q2 Q3 Qn-1 और Qn ये दे रखे हैं। अगर हमको Qn पर Q1 Q2 Q3 इन सब के कारण लगने वाले बल की गणना करनी हो तो कितना आएगा। तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फोर्स ऑन एन, यानी कि एन पर Qn पर, यहाँ पे n 1 2 3 बोलने का मतलब ये होगा, उसको हम ये समझेंगे कि अगर 1 बोला गया तो Q1, 2 बोलेंगे तो Q2, अगर 3 बोला गया तो Q3 लिखेंगे, ये समझना है। तो फोर्स ऑन एन ये क्या करेंगे कि फोर्स ऑन एन किसके कारण, 1 के कारण, प्लस फोर्स ऑन एन किसके कारण, 2 के कारण। ऐसे हम इसको लिख देंगे। यहाँ पे फोर्स एन पर किसके कारण, n-1 के कारण, इसको ऐसे ऐड कर लेंगे एन पर 1 के कारण, 2 के कारण और n-1 के कारण। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करने यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन एन ड्यू टू n-1। एन यहाँ पे n का जो सेंस यहाँ पे लिया जाएगा इसको हम यहाँ पे Qn मानेंगे, n-1 लेंगे। n-1 का जो सेंस समझना है वो Qn-1
1 हम यहाँ पे मानेंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि किसी इन सभी जो हमको गिवन चार्जेस सिस्टम दे रखा है कि n आवेश दे रखे हैं Q1 Q2 Q3 Qn-1 Qn, ये पॉइंट चार्जेस है। तो किसी एक आवेश पर बाकी सब आवेशों के कारण जो लगने वाला बल है उसको हम वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, सम कर लेंगे बाकी सब। जैसे फोर्स ऑन n पे Q1 Q2 Q3 Qn-1 के कारण जितना बल लगेगा उसको हम वेक्टर फॉर्म में जोड़ देंगे। यही कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी यह सिस्टम चार्जेस के लिए n आवेशों के लिए किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल प्रत्येक आवेश के कारण उस आवेश पर लगने वाले बलों के सम के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे हमने n लिखा है कि n पर कितना लगेगा, तो n पर 1 के कारण, n पर 2 के कारण और n पर n-1 इन सब के कारण इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। इन्हीं सभी बलों को हम वेक्टर फॉर्म में लिख के क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में यही है कि किसी एक चार्ज पर जो लगने वाला बल है, एक चार्ज पर लगने वाला बल बाकी सब चार्जेस के कारण उस पर लगने वाले बल के हम सम को क्या कर देते हैं, अलग अलग करके वेक्टर फॉर्म में जोड़ देंगे। तो यही यहाँ पे Fn1 Fn2 Fn-1, यहाँ पे Fn-1 का मतलब यही समझना है कि फोर्स ऑन n ड्यू टू n-1, यानी कि फोर्स ऑन Qn ड्यू टू Qn-1, यानी कि Qn पर Qn-1 के कारण जो लगने वाला बल है। Fn2 का मतलब क्या हो जाएगा कि Qn आवेश पर Q2 आवेश के कारण जो लगने वाला बल है वो, यहाँ पे Fn1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि Q1 के कारण Qn पर लगने वाला बल। तो यही है। अब हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3 चार्जेस लेके आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे लिखना है। मान लेते हैं कि 3 सिस्टम चार्ज दे रखा है, यहाँ पे Q1, ये मान लेते हैं कि Q2 है और यहाँ मान लेते हैं ये क्या है, Q3 है। यहाँ पे एक पोजीशन एक पॉइंट O मान लेंगे जहां पे हमको क्या करना है, इस पॉइंट से Q1 Q2 Q3 का जो पोजीशन वेक्टर है स्थित सदिश है उसको लिख लेंगे। मान लेते हैं कि वो कितना है, यहाँ पे R1, Q2 के लिए यहाँ पे R2 और Q3 के लिए R3। इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, यानी कि इनकी स्थिति कहाँ है, Q1 Q2 और Q3 की। यहाँ पे हम Q2 से Q1 मिला देते हैं, तो ये जो यहाँ पे बनेगा ये R12 लिखेंगे। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में R12 की क्या लिखे, R12, तो यह R1 माइनस R2। यहाँ पे आप ट्रायंगुलर को अगर यहाँ पे कोई पॉइंट मानेंगे तो इस वाले ट्रायंगल में आप वेक्टर सम से निकाल सकते हैं कि ये वाला वेक्टर कौन सा आएगा, R1 R2, तो ये आएगा R1 माइनस R2। अब Q3 से यहाँ पे इसको करेंगे तो ये जो वेक्टर आएगा वो यहाँ पे हो जाएगा R1 3 में। अब इसके लिए हमको क्या लिखना है कि Q1 पर Q2 और Q3 के कारण जो लगने वाला बल है उसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे फोर्स ऑन 1 एक पर, तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 किसके कारण लग रहा है, एक Q2 के कारण लगेगा और एक पर एक किसके कारण लगेगा, 3 के कारण। ये है बल Q2 के कारण एक पर Q1 पर लगने वाला बल, Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। आगे हम इसको अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि जो माध्यम है, मान लेते हैं कि जो माध्यम है यहाँ पे क्या है, निर्वात है, तो निर्वात के लिए क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे Q2 Q1 उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड लिखना है R12, मैग्नीट्यूड इसका क्यूब, उसके बाद क्या लिखेंगे R12 का वेक्टर फॉर्म प्लस सेकंड का लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 Q3 और यहाँ पे R13 वेक्टर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका लिखना है केवल इसका क्यूब और R13
वेक्टर फॉर्म। तो इन दोनों को ऐसे सम कर लेंगे, तो वेक्टर सम है इन दोनों का। तो ये अभी हमने बताया 3 चार्जेस के लिए Q1 पर लगने वाला जो बल है वो कितना है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, कौन सी क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन क्या आएगा। तो वैद्युत क्षेत्र अगर मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर कोई चार्ज ले लिया गया क्यू नॉट, जिसका जो ये जो इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज है, इसी को बोला जाता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश ये है क्यू नॉट। जब हम इसके पास लाते हैं तो क्या होता है, कूलाम के नियम के अनुसार इस क्यू के कारण इस पर एक बल लगेगा। वो बल क्या होता है, वो लगने वाला बल है, अगर ये दोनों निर्वात में है तो क्यू नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। यहाँ पे इनकी जो दूरी है वो मान लेते हैं कि इसकी जो दूरी ले लेते हैं वो स्मॉल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आर। ये मैग्नेटिक फॉर्म में केवल भी लिखा है। जब क्योंकि इस पर एक बल लगेगा तो क्यू का, क्योंकि ये बल ऐसा नहीं है कि एकदम इनफाइनाइट दूरी पर रखेंगे तब ये बल लगेगा, बहुत इफेक्टिव होगा। जब इसको हम और पास लाते हैं एक यहाँ पे चूंकि क्यू के कारण क्यू नॉट या आर दूरी पर है तो इस पर एक क्या करता है, बल लगाता है। यदि इसी बल को यानी कि यहाँ पे अगर वैद्युत क्षेत्र की अगर हम परिभाषा देना चाहे तो इसको हम बोल सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर, किसी परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर एक बल लगता है, तो वो जो चारों ओर का क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को हम क्या लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर मेंशन किया जाता है, उसको यहाँ पर व्यक्त किया गया है कैपिटल ई से। ई बराबर हम लिखना चाहें तो जो इनके बीच लगने वाला बल है, और चूंकि इस पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई पॉइंट मान लेते हैं कि क्या है पी है, इस पॉइंट पर आर दूरी पर इस क्यू के कारण, यानी कि आर दूरी पर पॉइंट पी है तो इस पी पर इस क्यू के कारण जो लगने वाला बल है वो यहाँ पे है। अगर हम उस पॉइंट पे क्यू नॉट यानी कि एफ बाई क्यू नॉट लिखते हैं तो ये बाई क्यू नॉट जो है वो ई यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता है कि इस क्यू के कारण इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र कितना लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व एफ की वैल्यू रखेंगे तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 और q नॉट, यहाँ पे r स्क्वायर हो क्या आ जाएगा q नॉट से q नॉट कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड फॉर्म में आया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता है किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित, r दूरी पर कोई स्थित पॉइंट p है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। यह वैद्युत क्षेत्र को परिभाषा करके फिर से बोल देते हैं, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर एक बल लगता है तो वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर हम आर दूरी पर कोई पॉइंट पी स्थित है, यहाँ पे जो चार्ज है पॉइंट चार्ज प्लस क्यू मान है, तो आर दूरी पर से कोई पॉइंट पी है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगा, तो उसका एक्सप्रेशन एफ बाई क्यू नॉट जो लगने वाला बल है तो उस टेस्ट चार्ज से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका अगर हमको यूनिट देखना है कि इसका यूनिट क्या है तो
क्योंकि ई बराबर किसके है, एफ बाई क्यू नॉट के। अगर इसका हम एसआई यूनिट में बात करें, एसआई यूनिट में इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो चूंकि ये किस पर बल बटे चार्ज है, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है न्यूटन, और क्यू का क्या हो जाएगा कूलम। तो इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। इसका जो मात्रक हो जाएगा एसआई पद्धति में वो न्यूटन पर प्रति कूलम हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ई जो है वो आप वेक्टर फॉर्म पे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म लिखने से पहले यहाँ पे चीज मेंशन करना चाहते हैं कि जो ई है वो दूरी पे किस टाइप का डिपेंड कर रहा है। तो जो ई है वो किस पर, दूरी पे उसके वर्ग के, दूरी के वर्ग के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, यानी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र का मान जो आएगा वो कम आएगा, जब दूरी कम होगी तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा अधिक आएगा। जैसे यहाँ पे चार्ज अगर क्यू नॉट को हम जिसके पास लेके आएंगे तो वैद्युत जो क्षेत्र लगेगा वो इस क्यू नॉट, मतलब यहाँ पे अगर पॉइंट ये यहाँ ना होगा यहाँ होगा तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कुछ ज्यादा लगेगा, फिर हम इसके पास लाएंगे तो कुछ ज्यादा होगा। यहाँ पे आर स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि आर की दूरी को कम करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ज्यादा आएगी, अगर आर की दूरी को बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है वो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे आपने फोर्स के लिए भी पहले पढ़ाया गया है, फोर्स के लिए कैसे वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। क्योंकि मैग्नीट्यूड अभी हम देख चुके हैं इज इक्वल क्या आएगा एफ बाई क्यू नॉट। अब यहाँ पे अगर वेक्टर लगा देंगे ई का अगर वेक्टर लिखेंगे, जो कि ई वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है, इसको जानने के पहले इजीली हम ये समझ सकते हैं कि जो बल होता है ये कौन सी राशि होती है स्केलर या वेक्टर। तो क्या है फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट कर। और क्यू नॉट क्या है चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ई है वो केवल किस पे एफ वाले डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, कि जो लगने वाला फोर्स है जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में ये वेक्टर भी आएगा। क्यों नॉट का कोई डायरेक्शन है नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम आगे ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स का डायरेक्शन होगा, कि जो लगने वाला बल का डायरेक्शन होगा वही क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र का। लेकिन उसके पहले बात है कि ई का एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म में क्या है, तो ई का वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेशन 1 बाय क्या हो जाएगा एफ बाय क्यू नॉट। अभी देख चुके कितना है ये क्यू, अगर ई का परिमाण क्यू बाय कितना है आर स्क्वायर था, ये परिमाण मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पे चूंकि हमको जिस डायरेक्शन में होगा उधर हम क्या लेते हैं एक एकांक वेक्टर ले लेते हैं, तो ई वेक्टर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लेंगे एकांक वेक्टर ले लेंगे उसके अनुदिश। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आर वेक्टर बटे आर, ये यहाँ पे परिमाण में दिया गया, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब इनटू आर वेक्टर। ये इतना जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये आर वेक्टर ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर की ई का जो वेक्टर यहाँ पे चूंकि इतना जो क्वांटिटी है ये क्या है स्केलर है, क्यों है वो स्केलर आर है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसका भी कोई डायरेक्शन नहीं है, क्यों डायरेक्शन किसका है आर का। तो ई वेक्टर फॉर्म में हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब इनटू आर वेक्टर में लिखेंगे। जैसे कि आपने बल के लिए भी देखा था कि जो फोर्स है अगर निर्वात में चार्ज दो चार्ज है Q1 Q2, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो क्या लिखते थे Q1 Q2, यहाँ पे R क्यूब इनटू क्या लिखते थे R वेक्टर। सेम चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे Q बाई R क्यूब, Q बाई R क्यूब। चूंकि डायरेक्शन इसका हम पहले बोल चुके हैं कि ई का जो डायरेक्शन आएगा वह बल का जो दिशा होगी वही ई का डायरेक्शन होगा, तो जिधर लगने वाला बल का डायरेक्शन उधर ही वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता का डायरेक्शन होगा कि उसका डायरेक्शन किधर से किधर है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके ग्राफ के बारे में कि आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ई दूरी के साथ घटता बढ़ता कैसा है। तो इधर हम जो दूरी इधर लेते हैं डिस्टेंस आर, वाई एक्सिस पे लेते हैं हम ई, मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे दूरी ले लिया और वाई एक्सिस पर ई ले लिया। क्योंकि ई का एक्सप्रेशन क्या है मैग्नीट्यूड फॉर्म में 1/4 पाई, जब ये निर्वात के लिए केवल लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या था q बाई आर स्क्वायर। तो ई किस पे डिपेंड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है आर स्क्वायर पे, यानी कि जब दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ई का मान बहुत कम आएगा। आर अगर हम इंफिनिटी ले लें और दूरी पर, तो जो ई आएगा वो किधर जाएगा, जीरो की तरफ जाना चाहेगा। और जब आर की वैल्यू जीरो की तरफ अगर हम लेंगे इसके जीरो की तरफ, तो जो ई आएगा वो बहुत अधिक यानी कि इंफिनिटी की, ऐसा मान करते हैं कि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा इंफिनिटी। तो यहाँ पे जब आर की वैल्यू ज्यादा तो क्या हो जाएगा जीरो, जैसे जैसे कम होता जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और जीरो पे आके क्या ऐसा लगेगा कि जीरो पे आके इंफिनिटी गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आर इंफिनिटी तो ई टेंड टू जीरो, आर टेंड टू जीरो तो ई टेंड टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे ई अनुपाती 1/r स्क्वायर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव चार्ज के लिए हम सेकंड फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ किस किस क्वाड्रेंट में बनेगा, तो आप कैसे बनाएंगे। अगर मान लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए बोला गया, तो जब r पॉजिटिव लेंगे हम r को, इधर r पॉजिटिव है डिस्टेंस और इधर जो r है वो निगेटिव, इधर e जो होगा वो पॉजिटिव है और इधर e क्या है निगेटिव। तो जब r पॉजिटिव तो चूंकि q है तो यहाँ पे इसका ग्राफ को जैसे अभी दिखाया वैसे ही, लेकिन जब r की वैल्यू निगेटिव ले लेंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इसका थर्ड क्वाड्रेंट। तो ग्राफ को सेम अगर निगेटिव चार्ज के लिए बोला जाए, निगेटिव चार्ज के लिए अगर आपसे बोला जाए कि इसका ग्राफ ड्रा कीजिए किस क्वाड्रेंट में आएगा पॉजिटिव के लिए और निगेटिव के लिए, तो कैसे करेंगे। निगेटिव चार्ज मान लेते हैं कि अगर ये लिया, निगेटिव चार्ज है रफली हम बना देते हैं, तो r की वैल्यू पॉजिटिव अगर इधर पॉजिटिव लिया गया, इधर e जो है ये पॉजिटिव है, इधर e निगेटिव है और इधर जो r की वैल्यू लिया जाएगा वो निगेटिव है। तो जब q निगेटिव r पॉजिटिव लेंगे तो इसका ग्राफ इस क्वाड्रेंट में बनेगा। जब r की वैल्यू निगेटिव तो क्या आ जाएगा, r की निगेटिव q का निगेटिव तो ओवरऑल क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये अभी देख प्लस के लिए फर्स्ट और थर्ड में बन रहा है, निगेटिव के लिए क्या हो रहा है सेकंड और फोर्थ में हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसको। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो किसी एक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका मान क्या रहेगा। तो यहाँ पे ये इसके लिए भी क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अभी हमने पढ़ा है कि वो फोर्स के लिए था। तो इसमें भी n सिस्टम ले लेते हैं Q1 Q2 और Qn तक का। कोई पॉइंट मान लेते हैं कि कोई पॉइंट OP कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं कि वो पॉइंट मान लेते हैं कि P है, तो उस पॉइंट पर मान लेते हैं इन सभी चार्जेस के कारण, जैसे अगर इनको सिचुएशन किया जाए Q1 Q2 Q3, यहाँ पे Qn-1 हो
कितना वैद्युत क्षेत्र लगेगा उसको कैसे करेंगे, तो ये वो पॉइंट पर जो हम कैलकुलेट करेंगे वो किससे, Q1 के कारण यहाँ पर जो लगेगा उसको लिखना है, 2 के कारण इस पॉइंट पर जो लगेगा वो लिखना है, ये Q2 हो जाएगा। ऐसे ऐसे Q3 के कारण भी हम लिखेंगे और इन्हीं को ऐसे सम करना है किसके कारण कि En-1 के कारण और लास्ट में इन सभी को क्या करेंगे हम वेक्टर फॉर्म में लिख के क्या करना है, सम करना है। जैसे भी प्रीवियस हम अभी देखे हैं कि फोर्स के लिए करते हैं कि बाकी सब आवेशों के कारण एक आवेश पर जो लगने वाला बल आएगा वह बाकी आवेशों के एक एक के द्वारा उस आवेश पर लगाए गए बल के सदिश योग के क्या होता था, बराबर। सेम चीज अगर वो बिंदु पर Q1 Q2 Q3 Q1-1 Qm के कारण अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है कि कितना आएगा, तो एक एक आवेश के कारण इस पॉइंट पर जितना वैद्युत क्षेत्र होगा उन सभी वैद्युत क्षेत्र को हम क्या करेंगे, सदिश योग में लिख देंगे, यानी कि वेक्टर फॉर्म वेक्टर एडिशन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पे बता दें कि 3 चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3, यहाँ पे कोई पॉइंट है वो यहाँ पे हमने एक चार्ज ले लिया कि Q1, यहाँ पे जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो मान लेते हैं कि R1 है, यहाँ पे एक चार्ज ले लिया Q2, यहाँ पे नेगेटिव अगर चार्ज इसको ले लेते हैं तो ये क्या इसका जो R इसका हो गया वो R2 और एक थर्ड चार्ज ले लिया Q3। 3 वेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि O का यहाँ पे Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का जो पोजीशन वेक्टर था वो R2 और Q3 का पोजीशन वेक्टर है वो R3 है। तो चूंकि पॉजिटिव Q है तो पॉजिटिव Q का जो लगने वाला बल होता था वो किधर था, उससे अपोजिट डायरेक्शन में। तो इधर Q1 E1 जो लगा Q1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, मान लेते हैं उसका डायरेक्शन किधर आ गया, E1 इधर आएगा। Q2 के कारण जो लगेगा वो इसके सेम उधर की तरफ हो जाएगा, तो ये E2 यहाँ पे जो लिख देंगे, यहाँ पे यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ E2, ये उसी के डायरेक्शन में जाएगा टुवर्ड्स चार्ज, क्योंकि अगर बल होता है नेगेटिव तो किधर होता है उधर ही। तो ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र का जो दिशा हो जाएगा वो लगने वाले बल का, तो अगर इधर बल लग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र भी उधर की तरफ होगा। Q3 क्योंकि पॉजिटिव है इसके कारण जो लगेगा वो क्या लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, ये हो गया E3। तो E1 का डायरेक्शन इधर है, E2 का डायरेक्शन Q2 की तरफ है, और Q3 के कारण इसके क्योंकि यहाँ पे सही दिखाया नहीं गया है, ये जस्ट अपोजिट इसके कितना होगा E3 होगा। तो यहाँ पे जो O पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी यहाँ इसके लिए वो हम क्या लिखेंगे, E1 E2 और E3। अगर वेक्टर फॉर्म में रखना है तो जैसे वेक्टर फॉर्म में रखना है वैसे रख देंगे और तीनों पे यहाँ पे क्या करेंगे रख के सम कर देना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसे फोर्स के लिए था सिमिलरली वैसे ही वैद्युत क्षेत्र के लिए है कि इन सभी आवेशों के कारण एक पॉइंट पर जो लगने वाला वैद्युत क्षेत्र आएगा वह अलग अलग आवेशों के उस पॉइंट पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र जो होगा उनके वेक्टर फॉर्म में रख के हम उसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो उस पॉइंट पर टोटल यानी सभी आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा वो पता चल जाएगा। तो आज हमने पढ़ा है लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, यानी कूलॉम नियम की सीमाएं क्या क्या है, कहाँ कहाँ वैलिड होगा कहाँ कहाँ नहीं होगा। उसके बाद पढ़ा हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्सेस के लिए कि लगने वाला बल, अगर 2 से ज़्यादा चार्जेस हैं तो उन पर लगने वाला बल क्या होगा। फिर हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र, उसका यूनिट, डायरेक्शन, और उसके बाद हमने पढ़ा कि E जो है वो डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करेगा। लास्ट में पढ़े कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैद्युत क्षेत्र के लिए नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में जो अभी तक हमने पढ़ा है उन पे बेस्ड